हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में सामाजिक अध्ययन के मॉडल पेपर को, जो कि हमारा है 2017 का। इसके पहले हम लोगों ने सामाजिक अध्ययन के मॉडल पेपर में 2016 के मॉडल पेपर को कर लिया था। आज हम लोग उसी के आगे देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको एग्जाम टाइम में 2 घंटे का समय मिलता है और आपका पूर्णांक जो होगा 50 का पूर्णांक होगा। ये जो आपका प्रश्न पत्र है सामाजिक अध्ययन, ये है पंचम प्रश्न पत्र है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, किस तिथि को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी? ऑप्शन दिया गया है 18 फरवरी 1857, 28 मार्च 1857, 8 अप्रैल 1857, 27 अप्रैल 1858। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, गेस करेंगे आप लोग? देखिए, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो मंगल पांडे थे, इन्होंने क्या किया था? 6 अप्रैल 6 अप्रैल को 6 अप्रैल 1857 को 6 अप्रैल 1857 ईस्वी को क्या किए थे? तो ये अंग्रेज के जो अधिकारी थे उनको गोली मार दिए थे, और उसी के 2 दिन बाद, यानी जब उन्होंने हत्या की थी अंग्रेजी अधिकारियों की, उसी के 2 दिन के बाद इनको फांसी दी गई। तो इन्होंने 6 अप्रैल को किया था, उसी के 2 दिन बाद यानी कि 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 8 अप्रैल 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया, यानी कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है 1946, 1942, 1930 और 1932। तो देखिए, भारत छोड़ो जो आंदोलन है ये कब शुरू हुआ था? इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो मोहन दास करमचंद गांधी थे, यानी महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो के करो या मरो का नारा था, इसी के साथ 8 अगस्त 1942 को, करो या मरो के नारा के साथ जो है 8 अगस्त जो है 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा करो या मरो जो है नारे के साथ 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये प्रारंभ किया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सत्याग्रह जो है, प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किए थे? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, गेस करेंगे आप लोग? ऑप्शन में दिया गया है डांडी, खेड़ा, फिर आपका दिया गया है बारदोली और चंपारण। देखिए, गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका के लौटने के बाद जो है प्रथम सत्याग्रह आंदोलन जो था वो आपके 1900 प्रथम सत्याग्रह आंदोलन, प्रथम जो सफल सत्याग्रह आंदोलन था वो 1917 ईस्वी में चंपारण 1917 ईस्वी में चंपारण जो है चंपारण बिहार में किसानों के समर्थन में प्रारंभ किया था। चंपारण कहाँ है? तो बिहार में है। किसके समर्थन में किया था? तो किसानों के समर्थन में किया था, किसानों के समर्थन में किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, थियोसोफिकल सोसाइटी का निम्नलिखित में से किससे विशेष संबंध रहा है? गेस करेंगे आप लोग? ऑप्शन दिया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहिष्कार एवं स्वादोशी, असहयोग आंदोलन और होम रूल आंदोलन। तो जो आपका जो थियोसोफिकल सोसाइटी थी, इसका जो है होम रूल लीग से जो है ये विशेष संबंध रहा है। थियोसोफिकल सोसाइटी का भारतीय भूमि पर संस्थापक जो है एनी बेसेंट को माना जाता है। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक हैं, यानी इसके संस्थापक कौन है? होम रूल सोसाइटी के संस्थापक हैं
बाल गंगाधर तिलक। और भारतीय भूमि पर स्थापना जो किया था वो एनी बेसेंट ने किया, यानी एनी बेसेंट को माना जाता है। और इसका किसी से विशेष संबंध रहा है तो आपका है होम रूल लीग से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, होम रूल। प्रश्न नंबर 5 है, वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर होता है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, नेक्स्ट फिर से आपका आयन मंडल आ गया, रिपीटेड हो गया है, और ओजोन मंडल। तो गेस करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए वायुमंडल का जो भार होता है एकदम सर्वाधिक देखें तो आपका होता है क्षोभ मंडल पर। क्षोभ मंडल में जो है ये जो है यानी क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ घटता जाता है। यानी क्षोभ मंडल में क्या होता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान क्या होता है, घटता जाता है। यह सबसे घनी वायुमंडलीय परत है। यानी यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे घनी वायुमंडलीय परत, तो क्षोभ मंडल सर्वाधिक जो है ये वायुमंडल कहाँ होता है, तो ये आपका क्षोभ मंडल में होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार की होती है? गेस करेंगे आप लोग। भारत के उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा का जो प्रमुख कारण है वो आपका है पश्चिम और उत्तर दक्षिण से चक्रवाती विक्षोभ का प्रवाह। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा चक्रवातीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, उत्तर प्रदेश की निम्न परियोजनाओं में से कौन पेयजल परियोजना नहीं है? गेस करेंगे आप लोग। उत्तर प्रदेश की निम्न परियोजनाओं में से कौन पेयजल परियोजना नहीं है? तो देखिए ज्ञानपुर जो है आपका यानी ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, उसके बाद में शारदा सहायक नहर परियोजना, फिर आपका है पथराई बांध आदि जो है उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजनाएं नहीं हैं। जबकि आपका गोकुल बैराज, लवकुश गंगा बैराज परियोजना, फिर आपका है आगरा बैराज परियोजना आदि पेयजल परियोजना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश के दिया सलाई का प्रमुख केंद्र है, यानी कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है सहारनपुर, मुरादाबाद, मिर्जापुर और बरेली। तो उत्तर प्रदेश के जो दिया सलाई का प्रमुख केंद्र है वो आपका है मिर्जापुर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? बिरहा, थप्पा, फिर आपका है धमार, फिर हडिया हाडिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो अगर हम उत्तर प्रदेश के लोकगीत की बात करें तो बिरहा जो है ये उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत है और मूल विषय जो होता है इसमें प्रेमी और उसके प्रिय के अलगाव के इर्द गिर्द घूमता है, इसका जो मूल विषय होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो आपका है ऑप्शन नंबर ए, बिरहा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2001 से 11 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर रही है? गेस करेंगे आप लोग। 2001 से 2011 के जनगणना के अनुसार जो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है उसमें कितने प्रतिशत की दशकीय वृद्धि रही है? तो वो आपका है 20.09, 20.09% की दशकीय वृद्धि रही है, जो कि हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो प्रमुख कारण अगर हम लोग देखें तो इसका प्रमुख कारण है देश की विशालतम जनसंख्या। भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख जो कारण है वो देश की विशाल जनसंख्या का होना है, जबकि कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, भारतीय उद्योग का अल्प विकास, औद्योगिक जागरूकता आदि ये सभी कारण हैं लेकिन गौण कारण हैं।
यानी ये सभी जो हैं ये गौड़ कारण है, और जो मुख्य कारण है ये आपका है ऑप्शन नंबर सी वाला। नेक्स्ट आपका है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, यानी कब की गई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुआ था वो हुआ था आपका 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था युद्ध को रोकना और मानवाधिकार की रक्षा। यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो युद्ध को रोकना, जो इंटरनेशनल लेवल पर युद्ध होते हैं उनको रोकना, और मानवाधिकारों की रक्षा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है। गेस करेंगे आप लोग। तो देखिए अगर हम प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करें तो इसके लिए जो आर्टिकल है आपका वो है आपका आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है ये आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा का गारंटी देता है। तो ये आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। गेस करेंगे आप लोग। हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी, तो देखिए हिमालय पर्वतमाला की जो सर्वोच्च चोटी है वो आपका नेपाल और तिब्बत सीमा रेखा पर स्थित माउंट एवरेस्ट कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, जिसकी ऊंचाई आपका दिया गया है 8848 मीटर, इतना है। जबकि भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन आस्टीन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं K2, K2 है, जो पाकिस्तान जो है पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र यानी POK में स्थित है। K2 स्थित कहाँ है, तो ये आपका है POK, जिसका नाम होता है पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। गेस करेंगे आप लोग, ऐसा कौन सा तत्व है जो किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। तो देखिए अगर पर्वतों की स्थिति देखें तो ये प्रभावित करता है आपका। दूसरा आपका है भूमध्य रेखा से दूरी, ये भी प्रभावित करता है। प्राकृतिक वनस्पति, ये भी प्रभावित करता है। लेकिन जो खनिज संपदा है ये आपका किसी विशेष जो स्थान होता है उसकी जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। तो खनिज संपदा जो है ये किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। जबकि जो आपके हैं पर्वत की स्थिति, भूमध्य रेखा से दूरी और प्राकृतिक वनस्पति, ये सभी प्रभावित करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ से शुरू होता है अत लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि है प्रश्न नंबर 16 से। प्रश्न नंबर 16 है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए इसका जो स्थापना था वो आपका कब हुआ था, यानी कि इसमें हमको बताना है कि किसके द्वारा किया गया था, सॉरी इसकी स्थापना जो है ये किसके द्वारा किया गया था। तो चलिए देखते हैं। HP ब्लास्की और कर्नल MS अल्काट ने 1875 ईस्वी में भारतीय संस्कृति से प्रेरित होकर संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में किया था। यानी कब किया था, 1875 ईस्वी में दो लोगों ने मिलकर ये मिलकर इसकी स्थापना कहाँ किए थे, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में किए थे। 1882 ईस्वी में मद्रास के जो है ये उडियार में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया। इसका प्रमुखता से प्रचार भारतीय भूमि पर एनी बेसेंट के नेतृत्व में हुआ था। तो ये आपका हो गया थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था और कहाँ किया गया था, ये सभी बातें।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, यंग इंडिया नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला जाता था? तो देखिए जो यंग इंडिया है ये 1919 में जो है 1931 ईस्वी तक अंग्रेजों में यानी अंग्रेजी में प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिका थी, जिसका संपादन जो है मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा किया जाता था। इन्होंने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का भी संपादन किया था। तो यंग इंडिया जो है ये किसके द्वारा निकाला गया था या निकाला जाता, तो मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा निकाला जाता था। और कब से कब तक, तो 1919 से लेकर 1931 तक। और किसमें था, तो ये अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। यंग इंडिया जो है 1919 से 1931 ईस्वी तक अंग्रेजी में प्रकाशित क्या है, एक साप्ताहिक पत्रिका थी, जिसका संपादन जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा किया जाता था। इन्होंने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का भी संपादन किया, यानी इन्होंने एक और पत्रिका का संपादन किया जिसका नाम था हरिजन। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन सी हैं? यानी जो इंटरनेशनल आपका है न्यायालय है, कोर्ट है, उसमें कौन सी जो है भाषा उसको मान्यता प्राप्त है आधिकारिक तौर पर? तो अगर हम लोग देखें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इसकी स्थापना अगर हम देखें तो इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना जो होती है वो 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई थी। यानी इंटरनेशनल जो आपका कोर्ट है इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई थी। यह नीदरलैंड्स यानी हेंग के पीस पैलेस में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। अंग्रेजी और फ्रेंच इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। तो इसकी आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं, तो आपका पहला अंग्रेजी है और दूसरा आपका है फ्रेंच। दूसरा है फ्रेंच, ये इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 5 जून 1972 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाए जाने की शुरुआत हुई थी। यानी इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 5 जून 1972। 5 जून 1972 ईस्वी से किसके द्वारा, तो संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाए जाने की शुरुआत हुई थी, जो मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन का पहला दिन था। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष एक अलग देश द्वारा आयोजित किया जाता है। यानी प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन स्टार्टिंग कब हुआ था इसका, तो ये 1972 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र जो है सभा द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाए जाने की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, संसद के दोनों सदनों का छात्रावसान जो है ये कौन करता है? तो चलिए देखते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 85 में, संविधान के आर्टिकल कितने में, आर्टिकल 85 में यानी 85 में संसद के सत्र के संबंध में प्रावधान है। यानी इसका प्रावधान किस में है, तो आर्टिकल 85 में इसका प्रावधान किया गया है। संसद का जो सत्रावसान है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा न केवल बैठक बल्कि सदन के सत्रों को भी समाप्त किया जाता है। यानी केवल बैठक ही नहीं किया जाता, इससे सत्र भी समाप्त किया जाता है। सत्रावसान का तात्पर्य जो होता है वो सत्र का समाप्त होना है, ना कि विघटन होना। यानी जो सत्रावसान होता है इसका मतलब यह है कि सत्र समाप्त हो गया, ना कि उसका विघटन हो गया। सत्रावसान की जो कार्यवाही होती है तो ये किसके द्वारा की जाती है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तर प्रदेश की जो है प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं, या उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति निवास करती हैं? तो देखिए उत्तर प्रदेश की जनजाति की हम बात करें तो इसमें आपका आता है थारू, थारू है,
फिर आपका है बुक्सा, थार है, बुक्सा है, फिर आपका है माहगीर, माहगीर है, राजी है, राजी है, फिर आपका जैन सारी है, फिर आपका है सहरिया, फिर आपका है खरवार, वाल्मीक, भूटिया, फिर आपका है सोरका। ये सभी आपके हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा व राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो अगर हम उत्तर प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की बात करें तो लोकसभा की जो सीटें हैं वो आपके हैं 80। लोकसभा की जो सीटें हैं वो सीटें 80 हैं, और राज्यसभा की सीटों की बात करें तो आपका है 31 सीट। यह है आपका 31 सीट। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 तथा राज्यसभा की 31 सीटें हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें जो विधानसभा है, विधानसभा में, तो विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो 403 सीटें हैं। तथा विधान परिषद में, तथा जो विधान परिषद है, विधान परिषद है, इसमें अगर हम सीटों की संख्या देखें तो इसमें कुल 100 सीटों की संख्या है। यानी उत्तर प्रदेश के लोकसभा में 80 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, विधानसभा में 403 और विधान परिषद में 100 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो यदि हम उत्तर प्रदेश के जो है जिला देखें, खनिज संग्रहण वाला जिला देखें तो वो आपका है ललितपुर, जिसमें पाया जाता है आपका यूरेनियम, प्लेटिनम, राग, फास्फेट, ग्रेनाइट, बॉक्साइट, फिर आपका है डायस्पोर तथा लौह अयस्क जो है ये उत्तर प्रदेश के ललित जिले में पाया जाता है, यानी ललितपुर जिले में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ललितपुर। ललितपुर, ललितपुर जिले में पाया जाता है यूरेनियम, प्लेटिनम, राग, फास्फेट, ग्रेनाइट, बॉक्साइट, लौह अयस्क आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, वनों उन्मूलन का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, यानी इसका क्या प्रभाव पड़ता है? वनों उन्मूलन का, तो देखिए वनों उन्मूलन का जो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है वो निम्नलिखित है। जिनमें से पहला आपका है पर्यावरण और वायुमंडल को गंभीर जलवायु परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है। यानी यदि वनों का उन्मूलन हो गया तो उससे क्या होगा, जो पर्यावरण और वायुमंडल है उसको जो है गंभीर जलवायु परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा। दूसरा आपका है जलचक्र परिवर्तन हो जाता है, यानी परिवर्तित हो जाता है। फिर मिट्टी की गुणवत्ता जो होती है उसमें गिरावट आ जाती है। विभिन्न पौधों और जानवरों की जो प्रजातियां के आवास हैं वो भी प्रभावित हो जाते हैं। फिर आपका है वनों पर जो निर्भर लोग हैं उनकी आजीविका प्रभावित हो जाती है। तो ये सभी आपके हो गए वनों उन्मूलन पर पर्यावरण पर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का राज्य चिन्ह अशोक स्तंभ या सिंह स्तंभ ये कहाँ से अनुकृत किया गया है? भारत का राज्य चिन्ह अशोक स्तंभ जो है ये कहाँ से अनुकृत किया गया है? तो देखिए राष्ट्र के प्रतीक के रूप में भारत का राज्य जो चिन्ह है अशोक स्तंभ, इसको 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा सारनाथ स्थित अशोक के जो सिंह स्तंभ है वहां से अनुकृत किया गया था। कहाँ से किया गया था और किसके द्वारा? तो भारत सरकार के द्वारा जो सारनाथ स्थित है, सारनाथ,
सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया था। सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। सिंह स्तंभ से लिया गया था। ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की लंबाई को घटते हुए क्रम में लिखिए। उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं उनकी लंबाई को घटते हुए क्रम में लिखना है। तो चलिए देखते हैं। तो घटते हुए क्रम में अगर हम नदियों को लिखें तो सबसे पहले आपका है गंगा। पहली आपकी कौन सी नदी है? तो पहली है गंगा नदी, जिसकी लंबाई हम लोग देखें तो ये इसकी लंबाई आपका है 25-25 किलोमीटर। 25-25 किलोमीटर। दूसरा जो है वो यमुना है। दूसरा कौन सी नदी है? तो यमुना नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर नेक्स्ट देखें तो ये आपका है घाघरा नदी। नेक्स्ट हमारा है घाघरा नदी। इसकी अगर हम लंबाई देखें तो इसकी लंबाई है 1080 किलोमीटर। इसकी लंबाई 1080 किलोमीटर। चौथी नदी हमारा है चंबल। चौथी नदी है चंबल। इसकी लंबाई हम लोग देखें तो 960 किलोमीटर। 960 किलोमीटर। पांचवा नदी आपका है गोमती। पांचवा नदी है गोमती। इसकी लंबाई अगर हम लोग देखें तो इसकी लंबाई है 900 किलोमीटर। फिर अगला हम लोग देखें छठा नंबर, तो छठे नंबर पर आपका है सोन नदी। छठे नंबर पर सोन नदी। इसकी लंबाई अगर हम लोग देखें तो आपका है 784 किलोमीटर। इसकी लंबाई जो है 784 किलोमीटर है। फिर अगला देखें हम लोग 7 नंबर, तो 7 नंबर आपका है रिहंद। रिहंद है जिसकी लंबाई आपकी है, जिसकी लंबाई 600 किलोमीटर है। फिर आपका है आठवां जो है, आठवां आपका है बेतवा। आठवां आपका है बेतवा, जिसकी लंबाई है आपका 590 किलोमीटर। फिर आपका है नौवां। नौवां आपका है सरयू नदी। सरयू नदी जिसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई आपका है 540 किलोमीटर। जिसकी लंबाई है 540 किलोमीटर। लास्ट आपका है 10वां, जो कि है आपका राप्ती नदी। इसकी लंबाई दिया गया है 525 किलोमीटर। 525 किलोमीटर। तो ये आपके हो गए उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं उनकी लंबाई को घटते हुए क्रम में लिखिए। तो ये आपके हो गए नदियां और उनका घटता हुआ क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, भूस्खलन का क्या तात्पर्य है, या भूस्खलन से क्या तात्पर्य है? तो भूस्खलन जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लैंड स्लाइड। भूस्खलन एक ऐसी भूवैज्ञानिक घटना है जिसमें सैल या मिट्टी और मलबे के एक भाग का नीचे की ओर संचलन या खिसकना शामिल होता है। यानी इसमें क्या होता है, जो सैल या मिट्टी या तो जो उसका मलबा होता है वो क्या होता है, किसी एक स्थान से खिसक कर दूसरे स्थान पर चला जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं लैंड स्लाइड या भूस्खलन। यह खिसकाव छोटे एवं स्थानीय परिवर्तनों से लेकर बड़े एवं विशालकारी घटनाओं तक भिन्न भिन्न पैमाने पर हो सकता है। भूस्खलन प्राकृतिक व मानव जनित दोनों प्रकार का हो सकता है। यानी जो भूस्खलन होता है वो प्राकृतिक कारणों से भी हो सकता है और मानव जनित कारणों यानी दोनों कारणों से लैंडस्लाइड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख दो विद्युत परियोजनाओं के नाम लिखिए, या दो परियोजना लिखिए उत्तर प्रदेश की। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख है विद्युत परियोजनाएं हैं उसको। तो जिसमें से पहला आपका है
पहला हमारा है पनकी, पहला हमारा है पनकी ताप विद्युत परियोजना घर। पनकी ताप विद्युत घर पहला हो गया। दूसरा जो दिया गया है, दूसरा हमारा है अनपरा ताप विद्युत घर, अनपरा ताप विद्युत घर। तीसरा दिया गया है, तीसरा आपका है हरदुआगंज, हरदुआगंज ताप विद्युत घर। फिर नेक्स्ट आपका दिया गया है, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट दिया गया है ओबरा ताप विद्युत घर। नेक्स्ट दिया गया है ओबरा ताप विद्युत घर। फिर इसके बाद में आपका है, इसके बाद में दिया गया है सिंगरौली, सिंगरौली ताप विद्युत घर। तो ये आपके हो गए उत्तर प्रदेश के प्रमुख विद्युत परियोजनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख आयात क्या है? उत्तर प्रदेश में प्रमुख आयात क्या है? तो अगर हम उत्तर प्रदेश में प्रमुख आयात देखें तो ये आपका है खनिज पेट्रोलियम। प्रमुख जो आयात होता है वो आपका होता है खनिज और पेट्रोलियम का, खनिज और पेट्रोलियम का आयात होता है जो आपका है खनिज और पेट्रोलियम। और उत्तर प्रदेश अगर हम निर्यातक देखें तो ये खाद्यान्न का निर्यातक है, यानी उत्तर प्रदेश निर्यातक किसका है? तो ये खाद्यान्न का निर्यातक है, खाद्यान्न का निर्यातक और खनिज और पेट्रोलियम का आयात करता है, आयात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, पर्यावरण की एक परिभाषा लिखिए। या पर्यावरण की परिभाषा क्या होती है? तो देखिए पर्यावरण जो आपका है परिपर्ण प्लस आवरण से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है हमारे चारों तरफ का आवरण। परि का मतलब होता है चारों तरफ और आवरण का मतलब होता है आवरण। तो इसका मतलब हो गया हमारे चारों तरफ का आवरण, यानी कि पर्यावरण पर्यावरण जो है ये पर्यावरण के शब्दों के योग से बना है। मानव जीवन को प्रभावित करने वाले सभी सजीवों तथा निर्जीवों के प्रभावित यानी प्रभाव के योग को पर्यावरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पर्यावरण जो है उत्पादन के लिए संसाधन प्रदान करता है तथा सतत जीवन को परिलक्षित करता है। तो ये आपका हो गया पर्यावरण की परिभाषा। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।